नमस्ते श्रोताओं, प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी बहुरी अकेला का भाग 2। कमर पर दोनों हाथ रखे दरवाजे में खड़े होकर श्रीमान मुझे घूर रहे थे। उस दृष्टि में रोष था, उपालंब था, उपहास था और शायद तिरस्कार भी। आई न्यू इट। मुझे मालूम था तुम्हें कहीं आना जाना नहीं था, सिर्फ मुझे टालने के लिए बहाना बनाया गया था। आई वॉज डेड श्योर। वे जिस तरह मुझे घूर रहे थे, मैं भी एकटक उन्हें देख रही थी। मेरी आंखों में उपालंब की मात्रा शायद ज्यादा गहरी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। उनकी नजरें हटते ही मैंने कॉर्डलेस पर पड़ोस का नंबर मिलाया। सॉरी नीतू डार्लिंग, तुम्हें फिर से कष्ट दे रही हूँ, पर क्या है कि तुम्हारे जीजा जी आ गए हैं। एक कप चाय बनाकर दे जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे लिए पड़ोसियों को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कसैले स्वर में कहा। अब वे दरवाजा छोड़कर सामने कुर्सी पर बैठ गए थे। अगर घर में चाय बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर पी सकता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, सिर्फ देखने चला आया था। मैं भी उन्हें चाय पिलाने के लिए बहुत व्यग्र नहीं थी, बस चाहती थी कि इस समय हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर बैठ जाए। मुझे पता था कि जीजाजी का नाम सुनते ही नीतू दौड़ी चली आएगी, और वही हुआ। 5 मिनट में नीतू 2 कप चाय लेकर हाजिर हो गई। हाय जीजाजी, नीतू ने चहक कर स्वागत किया और हुलसकर पूछा, आपको कैसे पता चला? दीदी तो फोन ही नहीं कर रही थी। पता करने वाले पता कर ही लेते हैं, इन्होंने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। बेचारी नीतू इनका मंतव्य समझ नहीं पाई, अपनी ही रो में बोली, मम्मी यही तो कह रही थी कि दिल से दिल को रहा होती है, फोन करने की क्या जरूरत है। फिर इन्हें चाय पकड़ाते हुए मुझसे बोली, दीदी अब आप भी उठकर जरा सी चाय पी लो, सुबह से बोल बोलकर दिमाग चकरा गया होगा। वो मुझे सहारा देकर उठाने लगी और इनके चेहरे का रंग बदलने लगा। मेरी अधलेटी मुद्रा को वे अनादर का प्रदर्शन समझ रहे थे। अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उठने की प्रक्रिया में जब मेरा शॉल कंधे से खिसक गया तो उनकी प्लास्टर पर नजर पड़ी। अरे ये हाथ को क्या हो गया? गनीमत है कि सिर्फ हाथ ही टूटा है। आप खुशकिस्मत हैं जीजाजी की ये सही सलामत बच गई, वरना कैसे क्या हो जाता। तुम्हें मैं सही सलामत नजर आ रही हूँ? अरे हाथ ही तो टूटा है। सब लोग कह रहे थे कि किस्मत वाली थी जो सड़क के किनारे गिरी, अगर बीच में गिरती तो सोचो क्या होता। उस कल्पना मात्र से ही मुझे झुरझुरी हो आई। मैंने नीतू से कहा, थोड़ी हेल्प कर दोगी तो भीतर जाकर थोड़ा लेट लूंगी। हाँ अब आप बिल्कुल आराम करो, कोई आएगा तो जीजा जी निपट लेंगे। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने कहा, बसंती को 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, अगर किसी के हाथ खबर भिजवा दोगी तो वे आ जाएगी, 2 रोटी ही डाल जाएगी। बसंती को मैं खबर कर दूंगी, पर आप रोटी की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? हम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते? तुम ही लोग तो कर रहे हो, पड़ोसी और होते किस लिए हैं? नीतू जब चली गई तो ये कमरे में आकर बोले, इतना सब हो गया तो क्या मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैंने एक क्षण इनकी ओर देखा और कहा, फोन कर भी देती तो क्या आप विश्वास कर लेते या इसे भी एक बहाना समझते? वे चुप हो गए। फिर बड़ी देर तक एक मौन हम दोनों के बीच पसरा रहा। फिर कुछ देर बाद फोन बजा। मेरा कॉर्डलेस बाहर ही छूट गया था, इसलिए फोन इन्हें ही उठाना पड़ा। शायद बड़े भैया का था, मेरा हालचाल पूछ रहे थे। मैं जब तक उन्हें सावधान करती वे सब ब्यौरा दे चुके थे। फिर तो मेरी पेशी होनी ही थी। ये क्या कर बैठी तुम, और रात को मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसी समय चला आता। मुझे मालूम था इसलिए नहीं बताया। आप आ भी जाते तो सुबह फिर मेहमानों के लिए भागना पड़ता। अब आपकी उम्र इतनी भागदौड़ करने की नहीं है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं और अब तो ये भी आ गए हैं। हाँ, अभी फोन पर उनकी आवाज सुनकर थोड़ा संतोष तो हुआ। अच्छा तो हम लोग सुबह आते हैं, टेक केयर। भैया के फोन के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। ये पेपर पढ़ते रहे, मैं सोने की कोशिश करती रही। नीतू दोनों की थालियां लेकर आई, तभी ये नीरवता भंग हुई। नीतू बोली, मम्मी तो कह रही थी जमाई जी को यहीं बुला लो, ठीक से खा लेंगे।
पर मैंने कह दिया कि दीदी अकेली बोर हो जाएंगी, वो अच्छी हो जाएं, फिर दोनों को एक साथ बुलाकर खूब खातिरदारी कर लेना। एक बात और, जाते हुए मैं बाहर से ताला डालकर जा रही हूँ, नहीं तो मोहल्ले भर की आंटी लोग तंग करने आ जाएंगी। रात भर की जागी हो, थोड़ा आराम कर लो। खोलोगी कब? 4 बजे चाय लेकर आऊंगी ना। और सचमुच वह हमें ताले में बंद करके चली गई। वह जब तक रहती है पटापटा करती रहती है, घर भरा भरा लगता है। उसके जाते ही एक निचाट सूनेपन ने घेर लिया। उस असहज एकांत से निजात पाने के लिए मैंने कहा, आप तो आज ही जाने वाले थे ना, तो दिन में निकल जाते, रात में ठंड से परेशान हो जाएंगे। वे एक क्षण मुझे घूरते रहे, फिर बोले, मुझे क्या इतना गया गुजरा समझ लिया है? तो मैं इस हाल में छोड़कर चला जाऊंगा। एक तरह से बात यहीं पर एक अच्छे बिंदु पर समाप्त हो जानी थी, पर मेरे मन में तो प्रतिशोध की आग धधक रही थी। वह हुस्न परी वाला डायलॉग मेरे कलेजे में कील की तरह गड़ा हुआ था। उसी ने मुझे चुप नहीं बैठने दिया। मैंने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, मेरी ऐसी हालत है तभी तो कह रही हूँ, रुक कर क्या करेंगे? वे अवाक होकर मुझे देखते रह गए। व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं, एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार आए थे और मैं संकोच के मारे में क्षण भर को चुप रह गई। उस दिन आप कितना नाराज हुए थे, कहा था कि फोन तो कर देती, बेकार में 200-250 रुपए का चूना लग गया। उनका चेहरा फक पड़ गया। डूबती सी आवाज में बोले, उस बात को अब तक गांठ बांध कर बैठी हो? यहीं क्यों, और भी बहुत सी हैं। सारी गांठें खोलने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। प्रचलित मायनों में जिसे अत्याचार कहते हैं वह तो आप कर नहीं सकते थे, क्योंकि मैं उतनी बेचारी नहीं हूँ। आपका तरीका बड़ा सोफिस्टिकेटेड है और अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल। बहुत आसानी से आप सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। मसलन अब कहाँ से शुरू करूं? चलिए शुरू से करते हैं। याद है जब शादी के बाद पहली बार हम लोग इस घर में आए थे, मेरी सहेलियों ने घर को बहुत कलात्मक ढंग से सजाया था। हमारा स्वागत भी बहुत शानदार हुआ था। हार, फूल, संगीत, उपहार, मिठाई, और लोग इतने कि पैर रखने को जगह नहीं थी। उसके बाद जब हम अकेले हुए तो आपका प्रश्न था, फ्लैट तो बहुत सुंदर है, कितने का पड़ा? क्या मुझे ये पूछने का हक नहीं था? जरूर था, पर आपकी टाइमिंग गलत हो गई। उस निभृत एकांत की अवहेलना कर आप इंदौर और भोपाल की कीमतों की तुलना करते रहे। बातों बातों में आपने यह भी पूछ लिया कि मैंने लोन बैंक से उठाया था या जीपीएफ से लिया था, और यह भी कि किश्तें पट गई हैं कि अभी बाकी हैं। मेरे ख्याल से मुझे ये भी पूछने का हक नहीं था। हक 100% है, पर यह विषय उस दिन के लिए नहीं था। मुझे मालूम है मेरी शादी में मेरी नौकरी, मेरा वेतन, मेरा फ्लैट प्लस पॉइंट्स थे, पर वे ही अहम मुद्दा होकर रह जाएंगे और मैं गौड़ हो जाऊंगी, यह नहीं सोचा था। अगली बार आप जब आए तो आपने नॉमिनेशन के बारे में पूछा था। मैंने दोनों भाइयों के बेटों को फ्लैट और जीपीएफ के लिए नॉमिनेट किया था। आपने कहा कि अगर नामांकन बदलना है तो फुर्ती करनी होगी, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। इसमें गलत क्या था? सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, रोज देखता हूँ कि लोग बाद में किस तरह परेशान होते हैं। मैं भी जानती हूँ, पर महीने भर पहले ब्याही औरत भविष्य के सपने देखती है। उसे वसीयत के बारे में सोचना जरा अच्छा नहीं लगता। बदली हुई परिस्थिति में शायद मैं खुद इस विषय में पहल करती, पर आपकी उतावली देखकर वितृष्णा हो आई। इसके बाद तो शोषण का एक अनवरत सिलसिला शुरू हो गया। मेरे टेलीफोन का बिल दुगना तिगना आने लगा। सब लोग छेड़ते कि रात रात भर मियाँ से बात करती होगी। उन्हें क्या पता कि मियाँ ने घर पर बात करने के लिए एकदम मना किया हुआ है, और दफ्तर में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्हें कैसे बताती कि यहाँ आकर श्रीमान को सारे दोस्तों के, भाई भतीजों के जन्मदिन याद आ जाते हैं। सारे रिश्तेदारों की मिजाज पुरसी और मातम पुरसी यहाँ से होती है। यह तो शायद तुम्हें भी पता होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल संडेज को सस्ती पड़ती हैं, और अक्सर संडेज को मैं यही होता हूँ। हाँ, मुझे पता है, और मुझे यह भी पता है कि इंदौर का कपड़ा मार्केट बहुत अच्छा है, इसलिए चादरें और पर्दे यहीं से खरीदना चाहिए। यहाँ के रेडीमेड गारमेंट्स की मंडी भी बहुत मशहूर है,
इसलिए बच्चों के जन्मदिन के कपड़े यहीं से लेना चाहिए। यहाँ जब तक गर्म कपड़ों की सेल लगती है, इसलिए अम्मा जी के शॉल और स्वेटर यहीं से जाएगा। इसके अलावा और भी फरमाइशी चीजें हैं, जैसे फरियाली सामान, नमकीन, राहुल के लिए कैमरा, एटलस, रीना के लिए बारबी का सेट, कलर बॉक्स वगैरह। और मुझे यह भी मालूम है कि आपने घर पर ये कभी नहीं जताया होगा कि ये फरमाइश कौन पूरी कर रहा है। देखो, ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है। हिसाब लगा कर रखना, अगली बार आऊंगा तो सब चुकता कर जाऊंगा। हिसाब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब मैंने अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए किया था। जिस तरह शादी के बाद यह घर आपका हो गया, मैंने सोचा कि वह घर भी अब मेरा ही है। इसलिए एहसान की कोई बात नहीं है, बात अधिकार की है। राहुल को जन्मदिन पर डांस करना था, आप यहाँ का म्यूजिक सिस्टम ले गए। बच्चों को गर्मियों में पिक्चर्स देखनी थी, आप यहाँ से वीसीडी प्लेयर ले गए। बार बार बिजली गुल होने से बच्चों की पढ़ाई हर्ज होती है, इसलिए मेरा इमरजेंसी लैंप भी भोपाल पहुंच गया। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, आपको अधिकार था और आपने उसका उपयोग किया, पर यह तो वन वे ट्रैफिक हो गया। मुझे तो कोई अधिकार मिला ही नहीं, मेरा तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया गया। वाह, सुनने में बुरा लगता है ना? शोषण कहूंगी तो और भी बुरा लगेगा, पर मेरे साथ यही हो रहा था और वह मेरी समझ में भी आ रहा था। पर मैंने मन को बहला लिया था कि मैं घर की किश्तें चुका रही हूँ। घर जिसकी मुझे अरसे से तलाश थी, घर जो रिश्तों की मजबूत जमीन पर खड़ा हो, घर जो आपसी सामंजस्य और सद्भाव के सहारे टिका हो। पर वह घर तो मुझे मिला ही नहीं, आपने दिया ही नहीं। देखो, तुम्हारी तरह मैं साहित्यिक भाषा तो बोल नहीं सकता, लेकिन आप खूब बोल सकते हैं। आपका हुस्नपुरी बाला जमला तो अब तक मेरे कलेजे में गड़ा हुआ है। कल रात भर मैं दर्द के मारे सो नहीं पाई थी, पर यह दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं था जो उस रात आपने मुझे दिया। ये घाव तो कल को भर भी जाएंगे, पर यह घाव ताउम्र हरा रहेगा। और आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आज मैंने क्या किया? वे हैरान थे। आज आप सिर्फ मेरे सच को परखने यहाँ चले आए? मान लो मैं चली ही गई होती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती, या मेरी ही क्या इमेज बनती? आपकी तो ये दूसरी शादी है। इतना तो आप भी समझते होंगी कि दाम्पत्य का आधार होता है विश्वास। और मिस्टर कश्यप, आपने उसे ही नकार दिया, फिर शेष क्या रहा? तभी दरवाजा खड़का। नीतू शायद चाय लेकर आई थी। हम दोनों अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ गए। वैसे भी बोल बोल कर मैं इतना थक गई थी कि कुछ देर आंखें बंद करके लेटने को जी चाह रहा था, और चाय पीकर मैं सचमुच लेट गई। नीतू बोली, जीजा जी शाम को क्या खाना पसंद करेंगे बताइए? व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ वे बोले, मैं गरीब क्या बताऊंगा, अपनी दीदी से पूछो, गेस्ट ऑफ ऑनर तो वो हैं। और इतना कहकर वे बाथरूम में घुस गए। नीतू थोड़ी देर बैठी बतियाती रही, पर मेरी ओर से कोई प्रोत्साहन न पाकर चुपचाप उठकर चली गई। वे फ्रेश होकर आए और बालों में कंघी फेरते हुए बोले, अच्छा मैं निकल रहा हूँ। मैंने प्रश्नार्थक नजरों से उनकी ओर देखा। रतलाम वालों के आने तक रुकने का इरादा था, पर देखता हूँ उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, खूब अच्छी सेवा टहल कर रहे हैं मेरी वजह से, बल्कि असुविधा ही हो रही है। और हाँ, तुम्हारी सारी चीजें अगली बार ले आऊंगा, अगर आया तो, वरना किसी और के हाथ भिजवा दूंगा। मैंने उठने का उपक्रम किया तो बोले, लेटी रहो, मेरे लिए फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं, वैसे भी आदरमान बहुत हो चुका है। सी ऑफ करने के लिए ना सही, दरवाजा बंद करने के लिए तो उठना होगा। मैं लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। लंगड़ाते हुए जब तक दरवाजे पर पहुंची, ये 2 मंजिल उतरकर बिल्डिंग के गेट तक पहुंच चुके थे। खिड़की से मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। फिर मैंने बहुत मुश्किल से दरवाजा बंद किया। इतने से श्रम से भी मैं हाफ गई थी। देर तक बंद दरवाजा के सामने वहीं खड़ी रही जहां से मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। मुझे लगा वे मेरे घर से ही नहीं, जीवन से भी चले गए हैं। अलविदा मिस्टर कश्यप, मैंने कहा। आज से मेरे घर और मेरे मन के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। घर का दरवाजा तो शायद कभी मजबूरी में खोलना भी पड़ेगा, क्योंकि इस शादी को इतना
आसानी से मैं नकार नहीं सकती। इसके लिए मेरे भाइयों ने बहुत सारा श्रम और पैसा खर्च किया है, इसलिए शादी को तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। पर मेरे मन का दरवाज़ा अब आपके लिए कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। धन्यवाद।